नमस्कार। आज हमारे बीच राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के वरिष्ठ प्रचारक, बल्कि कहें तो वरिष्ठतम लोगों में से एक श्री वीरेश्वर जी भाई साहब हैं। वीरेश्वर जी भाई साहब ने विभिन्न दायित्वों का जीवन पर्यंत निर्वाह किया और वर्तमान में कुटुंब प्रबोधन योजना के मार्गदर्शक हैं। वीरेश्वर जी भाई साहब, आपका स्टूडियो में स्वागत है। बहुत धन्यवाद। हम लोग ये जानना चाहते हैं कि कुटुंब प्रबोधन योजना है क्या, किस लक्ष्य के साथ, और क्या आने वाले 25 वर्षों में हमारे उद्देश्य रहेंगे, इस पर प्रकाश डालने की कृपा करें। कुटुंब प्रबोधन का लक्ष्य वही है जो भारतीय संस्कृति में कुटुंब की अवधारणा की गई है, उससे जुड़ा हुआ लक्ष्य है। अपने यहाँ कहा गया है कि अयम निजा परोवेति गणना लघु चेतसाम उदार चरिता नाम तु वसुधैव कुटुंबकम। यानी जो उदार मन वाले होते हैं उनके लिए तो सारी पृथ्वी ही परिवार होता है। ये हमारी संस्कृति का ये संदेश है उसका है। तो इसी हिसाब से उससे जुड़े जो भी पक्ष हैं, और जब कुटुंब की चर्चा करते हैं तो उसमें सबसे पहले घर की माता का स्थान आता है। मुझे याद आता है कि समन्वय संघ के जो द्वितीय सरसंघचालक पूजनीय गुरु जी थे, ऋषि कल्प, वो कहा करते थे कि मुझे बहुत देख के आश्चर्य होता है कि तब ट्रांजिस्टर चलता था कि घर की माताएं जब खाना बनाती हैं तो ट्रांजिस्टर चलता रहता, पता नहीं क्या क्या गीत सुनती रहती हैं। वो संस्कार बच्चों पर जाता है जाने न जाने। तो दूसरे व्यक्ति ने कहा, माने हमारे यशोक सिंगल जी के गुरु जी थे, आपातकाल में हम लोग उनके साथ रहते थे प्रयाग में। तो उन्होंने कहा कि इसका सबसे बढ़िया उपाय यह है कि माताएं जब आटा गूंथते समय वो गायत्री मंत्र का जाप क्या करें। वो जो सारा सात्विकता का असर है, परिणाम है, वो वहाँ तक अपने आप संप्रेषित हो जाएगा। इसी संदर्भ में याद आता है, पंडित दीनदयाल उपाध्याय कहा करते थे, एक शब्द का प्रयोग करते थे, पुण्यवती रोटी। अब पुण्यवती रोटी क्या होती है? अर्थात उस रोटी को कमाने में जो जो साधन लगे हैं उसका एक एक अंश, एक एक रेशा ये पुनाई से भरा होना चाहिए। ज़्यादा व्याख्या करें तो मुझे संत गुरु नानक देव जी का ध्यान आता है। एक कोई बहुत धनी मानी सेठ बहुत पूरी पकवान बनाकर उनके पास ले गए और आज्ञा किया कि महाराज जी जरा मैं बड़े से बना के लाया हूँ, बड़ा घी है, पकवान ये है, उसको आप स्वीकार कर लीजिए। वो चुप रहे, कुछ बोले नहीं। जब बहुत वो पीछे पड़े सेठ जी अपनी उसका गर्व लिए हुए, तो उनका लाओ जरा। उनके उसको लेकर के उन्होंने जो कुछ पूरी मालपुआ जो कुछ था उसको अपनी मुट्ठी में बांधा और बांध करके उसको निचोड़ा। कथा में ऐसा आता है कि निचोड़ने के बाद उसमें से लाल लाल बूंदें टपकी। ये शोषण की बूंदें थी, रक्त की। पंडित दीनदयाल उपाध्याय ऐसे कहा करते थे, मैं भी समझता हूँ कि हमारी कमाई ऐसी हो कि हमारी रोटी वास्तव में पुण्यवती हो, और जब कोई परिस्थितियों का या कोई आदर्शों का नानक जब हमारी कमाई को मुट्ठी में दाबे तो उसमें से सुगंधी निकलनी चाहिए, उसमें से दूध की धार निकलनी चाहिए, लाल धार नहीं निकलनी चाहिए। ये पुण्यवती रोटी का अर्थ है। माननीय रज्जू भैया के यहाँ पर हम लोग बैठे हुए हैं। माननीय रज्जू भैया कितने बड़े प्राध्यापक थे। उनके पिताजी कुंवर बलबीर सिंह जी उत्तर प्रदेश के पहले गैर अंग्रेज इंजीनियर थे सिंचाई के। बहुत सादे जीवन था उनका। जब लोग पूछते थे कि आपने क्या इकट्ठा किया है, उनका मेरे पास पैसा नहीं है, लेकिन मेरे जो बच्चे हैं
इनको ये संस्कार मिले हैं वही मेरी सारी पूंजी है। तो वो एक कहानी बताया करते थे, अभी बड़ी पुरानी हो गई, मतलब मैं समझता हूँ कि 70-75 साल पुरानी हो गई। वो कहते थे कि पहले क्या होता था कि जब कोई दफ्तर में जाकर के और किसी को पैसा देने की कोशिश करता था, वो कहता नहीं 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 भाई, हम बाल बच्चे वाले हैं, ये हमको पैसा नहीं चाहिए, ऐसी कमाई से हम अपने संतानों का वो संस्कार खराब नहीं करेंगे। और वो कहते थे अब क्या हो गया है कि अगर कोई पैसा देना भूल जाता है तो कहते हैं अरे भाई हम भी बाल बच्चे वाले हैं। तो ये जो हाथ ऐसे से लेकर के ऐसे आ गया है, इसको ठीक करने की आवश्यकता है। पंडित दीनदयाल उपाध्याय इसी को पुण्यवती रोटी कहते थे, यही संस्कार शिव पूज्य गुरु जी कहते थे, यही नानक जी का है। घर में जैसे ही पुण्यवती रोटी का है, वैसे ही घर की जो साज सज्जा है, दीवारों पर क्या है, ड्राइंग रूम में क्या टंगा हुआ है, देवताओं के चित्र हैं कि कुछ आधुनिक सितारों के टंगे हुए हैं, ये भी बहुत देखने की आवश्यकता है। चित्र कम से कम ऐसे हों, धार्मिक हों, सांस्कृतिक हों, या ऐसे हों कि कम से कम साथ साथ बैठ करके, जैसे होता ना कि भाई ये पारिवारिक चित्र फिल्म है, यहाँ पर परिवार की सारी पीढ़ियाँ इकट्ठा बैठ करके बिना किसी संकोच को देख सकें, वो कहलाता है पारिवारिक फिल्म। ऐसे ही जो चित्र हों वहाँ पर, चाहे जो हों, धर्म के हों चाहे आधुनिक हों, लेकिन वो शालीन हों, मर्यादित हों और संस्कार देने वाले हों। तो ये चिंता करना, ये जो गृहिणी है ना, ये उसका काम है। जैसे अपने यहाँ पहले कहा गया है ना कि गृहिणी हीनम गृहम अरण्य सदृशम मतम, ये गृहिणी ही गृहम, ये तो ये सारा संस्कार बच्चों को देना, सज्जा का। अब मैंने अनुभव किया, कई बार जाकर पूछा कि बच्चों से पूछा कि गीता देखिए, गीता कहाँ है, वैसे ऊपर करते हैं कि देखी नहीं। तो गीता, रामायण, महाभारत हमारे जिन धर्म ग्रंथों के कारण, इतिहास ग्रंथों के कारण दुनिया हमको आज भी कहती है कि अरे इनके सामने क्या है। जब विवेकानंद जी ने भाषण दिया शिकागो में, तो वहाँ के पादरी संघ ने बाकायदा प्रस्ताव पारित किया कि वो लोग मूर्ख हैं कि जो ये कहते हैं जाकर के हमको भारत को जाकर के और उनको संस्कारित करना है, उनको शिक्षित करना है। इस सन्यासी ने जो भाषण दिया है और उस देश के जो ग्रंथ हैं, रामायण है, महाभारत हैं, उनके आगे कोई ज्ञान नहीं टिकता है, कोई उदारता, महानता, गहराई कोई टिकती नहीं है। तो ये घर की महिलाओं को, विशेषकर जो नारी शक्ति है, हमारी मातृशक्ति है, उस मातृशक्ति को, क्योंकि आज जो लड़की है, देखिए हमारे एक आचार्य थे, कहा करते थे, शिशु मंदिर की बहुत पहले की बात है, कि अगर एक बालक का संस्कार होगा तो एक ही परिवार का संस्कार है, लेकिन अगर एक बालिका का संस्कार होगा तो कम से कम 2 परिवार का संस्कार होगा, मायके का होगा, ससुराल का होगा, उसकी अपनी संतानों का होगा। तो इसलिए जो नारी शक्ति, चाहे आज वो बहन है, बेटी है, कुछ भी है, वो उसकी जो पूर्णता भविष्य में जाकर के मातृत्व में पूरी होती जाकर के। तो इस सारे चरणों में वो मातृत्व जो है इस प्रकार से सार्थक होता रहे कि उसमें से, संस्कारों में से उनको, उनके पुत्रों को, बेटियों को, सबको वो भारतीयता का संस्कार मिलता रहे। ये वास्तव में कुटुंब प्रबोधन का ये अर्थ है कि जो है यहाँ से जाकर फिर वो वही वसुधैव कुटुंबकम तक जाए, ये वास्तव में अवधारणा है। परिवारों में आज तनाव रहता है, उसका कारण केवल आर्थिक नहीं है, वो तो एक हिस्सा है, लेकिन अब जैसे नई तकनीक आ गई है, उसमें जो है, मुझे एक उदाहरण याद आ रहा है, मैंने 2 साल पहले देखा था शायद, कि एक बच्चा नंगा जो है, छोटा सा है, वो नहा कर के आया है और गणेश जी के सामने प्रार्थना करा, हे गणेश जी,
आप मेरी माँ का व्हाट्सएप बंद कर दीजिए, मैं पौन घंटे से नहाकर ऐसे ही घूम रहा हूँ। देखिए कितनी बड़ी बात ये है। इसको ये माताओं को देखने के बाद सारे परिवार को देखने की बात है ये। मुझे याद आता है कि मतलब विषय तो बहुत बड़ा है, लेकिन अचानक जैसा आपने कहा जो मुझे ध्यान में आया, तो मुझे एक कवि की बात ध्यान में आ रही है। वो राजा, ये जो गोविंद होते हैं ना, गोविंद बुनने वाले, वो एक कोई गए राजा के दरबार में, उनके बारे में चर्चा थी कि शायद ये कुछ कविता करना जानते हैं। तो राजा ने पूछा कि बताइए आपको कविता आती है? तो उन्होंने जो कहा वो मैं आपको सुनाता हूँ। उन्होंने ये कहा कि काव्यम करोमि न ही चारुतरम करोमि, कविता तो करता हूँ लेकिन सुंदर नहीं कर पाता हूँ। यत्नम करोमि यदि चारुतरम करोमि, यदि मैं प्रयास करूँ तो अच्छा कर सकता हूँ। और ये कह कर के फिर उन्होंने बाद में कहा भूपाल मौल मणि मंडित पाद पीठ भो साहसांक कवयामी वयामी यामी, मतलब विभिन्न राजाओं के मुकुटों की मणियों से शोभित पादपीठ वाले राजा, मेरी दशा यह है कि मैं बस अब कविता भी करता हूँ, बाद में कवियां के बाद वयामी, यह है। हाँ एक प्रश्न और है भाई साहब जी। एकल परिवार लगातार बढ़ रहे हैं। एकल परिवार बढ़ने के साथ ही माँ बाप या रिश्तों का महत्व धीरे धीरे घटता जा रहा है। नहीं तो पहले चाचा मौसा फूफा ताऊ ये सब रिश्ते निरंतर परिवार में आते जाते थे। एकल परिवार की व्यवस्था में कुटुंब की व्यवस्था को कैसे मर्ज किया जाए, ये एक बहुत बड़ा चैलेंज लग रहा है। ये बहुत बड़ी चुनौती है जी। ये सही बात है, क्योंकि आज की जो आर्थिक परिस्थितियाँ उसके हिसाब से जी। एकल परिवार भी एक प्रकार की मजबूरी बन गए हैं। मतलब परिवारों का जो डिसेंट्रलाइजेशन हो रहा है इस कारण हो रहा है, तो वो आवश्यकता भी है, लेकिन उसमें ये जो स्नेह सूत्र परिवार का है वो कम से कम इतना रहना चाहिए कि वो आत्मीयता का स्नेह का धागा जो है बना रहना चाहिए, टूटना नहीं चाहिए। अब मैं अभी कल परसों एक पंजाब की डॉक्टर का साक्षात्कार देख रहा था। उन्होंने ये कहा कि देखिए कोई विदेशी आए और यहाँ पर उनका मैं पर्ची लिख रही थी, तो उनसे पूछा कि अरे भाई आप तो यहाँ के लगते नहीं। बोले मैं यहाँ का नहीं हूँ, हम लोग तो बाहर से आए हैं, लेकिन आपके यहाँ सारी कॉलोनी खाली पड़ी है, बाहर से डॉलर आता है, कोई लेने वाला नहीं है, तो कोई न कोई तो चाहिए डॉलर लेकर के। तो अभी हम 18 लोग आए हैं, बाद में हमारे साथ 18 और आएंगे। तो उन्होंने कहा देखिए उनकी ये धारणा है, और कहा कि फिर आकर के हम राज करेंगे यहाँ पर। तो उन्होंने कहा कि उनका चिंतन ये है, मैं उनसे सहमत नहीं हूँ उन्होंने कहा, लेकिन इनके उसको जो है उन्होंने अपनी भाषा में कहा इसको सलाम करना पड़ेगा कि देखिए हम राज कर रहे हैं, हम कोई विचार नहीं कर रहे हैं, और वो कितने दूर से आकर के ये विचार करें कि हम यहाँ पर राज करेंगे। तो मुझको लगता है कि विदेशों में जैसा होता है कि फादर्स डे मदर्स डे है एक बार में दिन में, हमारे यहाँ तो रोज़ ही है, रोज़ मदर्स डे रोज़ फादर्स डे। तो ये जो परंपरा पश्चिम की है कि वर्ष में एक बार बस आए वो, और कभी कभी नहीं भी आए, कोई संदेश भेज दिया, कुछ कर दिया, ग्रीटिंग से भेज दी। मुझे ऐसे उदाहरण याद हैं। मैं जब था विष्णु परिषद में दिल्ली में 24 साल से, तो 2 साल पहले बताया गया कि हमारे वहाँ का परिवार एक है गुड़गांव का, उनका बेटा वहाँ रहता है, बहुत पैसा कमाता है। तो जब मालूम पड़ा कि पिता बीमार हैं, तो जो है देख जाओ आकर के। उन्होंने ऐसा प्रकट किया व्यवहार से, और सचमुच की देखिए
हम पैसा भेजे दे रहे हैं, हमको आने की फुर्सत नहीं है, ऐसा करके पैसा भेज दिया। लोगों ने कहा कि अरे भाई वो कुछ दिन में चले जाएंगे तब क्या होगा। उसे वहाँ से लेकर भेज दिया कि अगर वो जाएंगे तो हमें उनकी प्रॉपर्टी कोई आवश्यकता नहीं है, उस प्रॉपर्टी को बेच करके आप समाज काम में कहीं लगा दीजिएगा। मतलब इतनी ज़्यादा जो है ये निर्मोहता। भाई अपने यहाँ सबको तो आत्मीयता तो सब कुछ थी यहाँ पर, वही जब नहीं रही तो क्या फ़ायदा है। मुझे ध्यान है कि कोई 35-40 साल पहले श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी ने हरिद्वार में एक वृद्धाश्रम का उद्घाटन वो बुलाया गया था। तो उन्होंने कहा मैं आ तो गया हूँ, लेकिन मैं इससे सहमत नहीं हूँ। अपने परिवार में वृद्धाश्रम बनाया जाए, ये उचित नहीं है। भाई हमारी जो परिवार की छाया है, सारा संरक्षण है, वो हमारे पास रहना चाहिए। हम थोड़े से कारण जो है उनको वहाँ भेजते हैं। तो ये है कि आज जो है ना कि ये जो मानसिकता हो गई, भाई पैसा भेज दिया जाएगा और उनको वहाँ कर देंगे, तो बस इसकी आवश्यकता नहीं है। आवश्यकता आत्मीयता की है और जीवन भर का संघ है। इंग्लैंड में कुछ वर्ष पहले घटना है कि आपने बताया कुछ साल पहले जब क्या हुआ था, तो एक परिवार का मिलन हुआ स्त्री पुरुषों का। वहाँ का मतलब ये दो बड़े अचंभे वहाँ पर सामने आए। जो जब परिचय दिया भारतीय महिलाओं ने कि ये मिस्टर फला हैं, ये मेरे पति हैं एंड वी आर लिविंग टुगेदर फॉर 25 ईयर्स, तो वो ऐसी जगती थी कि अरे 25 साल से तुम एक ही पति के साथ रह रही हो। और इनको ताजुब तक, अरे क्या तुमने कई कर लिए क्या। तो ये उनकी वहाँ की जीवन शैली है। तो ये आश्चर्यचकित, वो आश्चर्यचकित हैं। तो आज जो है दुनिया भारत की ओर देख रही है। मुझे ध्यान आ रहा है कि जब विश्व हिंदू परिषद के विदेशों में हिंदू सम्मेलन होते थे, अभी जो होते हैं, तो चाहे अमेरिका का राष्ट्रपति हो, चाहे इंग्लैंड का प्रधानमंत्री हो, या तो स्वयं आकर के या संदेश भेज करके ये कहते थे कि ये देखिए आप संदेश, ये सम्मेलन करने वाले भारतीय लोगों से हमारा ये आग्रह है कि आप भारतीय संस्कृति को उसकी पूरी विशेषताओं के साथ बचाए रखिए, क्योंकि इसी भारतीय संस्कृति से ही विश्व का कल्याण होने वाला, मानवता का कल्याण होने वाला है। तो ये दुनिया हमारी ओर आज भी देख रही है। तो इस आत्मीयता को, इस पूरी मानवता का आलिंगन करने वाली आत्मीयता का जो है फिर से मतलब स्थापना करना, और वही कि वसुधैव कुटुम्बकम। तो हम जब दुनिया को करेंगे तो अपने माता पिता को नहीं करेंगे ना। जब अपने यहाँ पर शिक्षा पूरी होती है तो क्या कहते हैं, सत्यम वद धर्मम चर वगैरह वगैरह आगे। लेकिन उसी में ये भी होता है मातृदेवो भवो पितृदेवो भवो तब आचार्य देवो भवो। तो जो प्रथम गुरु हैं वो तो माँ है, पिता है। इनके ऋण से कौन ऋण हो सकता है। जैसे कई भजनों में आता है कि भाई जब तक वो जिंदा रहे तब तक तुमने तो उनको पानी नहीं पिलाया। वो आता है ना, फिर बाद मरने का अमृत पिलाया तो क्या। ये होता है वास्तव में, लोग बाद में जब करते हैं, लेकिन उसमें उनकी जो आवश्यकता है वो एक स्नेह की भूखे रहते हैं, स्वाभाविक है। और अपने यहाँ पर मुझे गांव का तो पक्का याद है कि अभी भी घर के जो वृद्ध हैं, दादी हैं, दादा हैं, जो कुछ भी हैं, बस वो बैठे हैं, उनकी इतनी छाया पर्याप्त है। और जो आगामी पीढ़ी है ना, उसको ऐसी बड़ी बड़ी अच्छी अच्छी कहानियाँ बता करके वो हम लोगों ने अपनी दादी मामी और उनके गोद में सब कुछ सीखा हुआ। और क्या है, तो ये दादी नानी वाली परंपरा जो है, परिवार को बांधने वाली, छाया देने वाली बनी रहे। ये अगर हमको लगता होगा तो फिर वो एक परिवार चाहे जैसा हो जाए आर्थिक दृष्टि से, लेकिन अगर ये
स्नेह और आत्मीयता का धागा बना रहेगा। जी जी हाँ, बिल्कुल। जिसको कहते हैं कि व्यक्ति हमारा जो है ना अपनी गर्भनाल से नहीं कटना चाहिए, हाँ। उसमें ना जुड़ा रहना चाहिए। बिल्कुल सही ये हम अपने संस्कारों को गर्भनाल सीख रहे हैं, यही बस आपसे कहना है। एक अंतिम प्रश्न भाई साहब और। जी जब कोविड आया तो भारतीय संस्कारों की एकदम से गूंज आने लगी, हाथ मिलाना बंद हो गया, गाल चूमना बंद हो गया, लोग नमस्कार पे आ गए, जूते घर के बाहर उतरने लगे, अंदर जाने के बाद आदमी हाथ पैर स्वच्छता से धोने लगा। तो ये जो भारतीय पद्धतियाँ एकदम से पॉपुलराइज हुई, क्या कुटुंब प्रबोधन योजना में ऐसा कुछ लक्ष्य है कि आने वाले 25 वर्षों में हम इसको विश्वव्यापी बना दें? बिल्कुल बिल्कुल। हम इसको पहले मतलब ये कि लोकल से ग्लोबल, हाँ। ये हमारी यात्रा होगी। और कोविड के दौर में तो आपको अनुभव होगा कि प्रधानमंत्री ने आह्वान किया था, और तब केवल ये नहीं तो सब वही था, तब घंटियां बजी थी, थालियां बजाई गई थी, और तब लोगों को ध्यान में आया करे इस घंटे के नाद से कीटाणु कैसे नष्ट होते हैं वगैरह वगैरह। तो आज उस पर सब पर आ रहे हैं। पहले जो लोग कहते थे कि अरे भाई लैब के बाहर उतारो जूते, हमारे यहाँ पहले रसोई घर में लोग जूते बाहर उतारते थे। हाँ जी जी। कई प्रांतों में अभी भी ऐसा होता है कि जूता एकदम बाहर है हाँ। और पैर धोकर तपाए हुए। तो आज सारी दुनिया इस पर आ रही है, और 25 साल तो बहुत ज़्यादा है। जी जी। हाँ, मैं कहूँगा कि कुटुंब प्रबोधन का पौधा हालांकि हमारे साथ में बहुत छोटा है, और मैं तो अभी 5 महीने पहले जुड़ा हूँ, लेकिन फिर भी जो अपनी संस्कृत की पूंजी है और पुरखों की जो पुण्याई है, उसके बल पर हम इसको अपेक्षित दिशा में आगे ले जाएंगे। और 25 साल में तो बिल्कुल फिर से हम करोड़ों विश्वमार्य हमारी मुकाम पहुंचे, वटवृक्ष हो ये हम जाएगा। आपको विश्वास दिला सकते हैं। बिल्कुल। इस उद्देश्य को लेकर चल रहे हैं आप। धन्यवाद भाई साहब, बहुत धन्यवाद। आप हमारे स्टूडियो में आए, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप इसी तरह स्टूडियो में आते रहें, हम लोगों का मार्गदर्शन करते रहें, यही आपसे अपेक्षा है। बहुत नमस्कार। धन्यवाद, बहुत धन्यवाद।